हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम फिजिक्स के रिगार्डिंग जो हम पढ़ रहे थे लास्ट वर्क पावर एंड एनर्जी, उसी के रिगार्डिंग और आगे थोड़ा प्रोसीड करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने वर्क के बारे में पढ़ा था, उसमें कैसे काम होता है क्या नहीं होता है, उसका कुछ चीज़ें हमने पढ़ा था। अभी हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ढलान से आ रहे हैं, या फिर कोई चीज को ऊपर से नीचे फेंका जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी हम पे लग रहा है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम पे लग रहा है। तो अगर हम ग्रेविटी के साथ कोई भी काम करते हैं तो हमारा वर्क डन उस टाइम कितना होगा। तो वहां पे मान लीजिए एक बॉडी एयर में है, एयर में मतलब छत पे आपने पकड़ के रखा हुआ है जिसका मास m है, तो नीचे की तरफ वो कितना फोर्स लगाएगा, मास इनटू ग्रेविटी mg। तो फोर्स हमारा हो गया mg, और मान लीजिए वो h हाइट पे है, तो h हाइट से जब नीचे गिरेगा h हाइट पे, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हमारा क्या फॉर्मूला f इंटू एस, दैट इज इक्वल टू mgh, ये हमारा हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए एक बॉडी को आप ऊपर फेंकना चाहते हो, या फिर आप खुद सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना चाहते हो, तो आप ऊपर तो जा रहे हो, लेकिन आपका जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट लग रहा है, ग्रेविटी नीचे लगता है और फोर्स ऊपर लग रहा है। तो अब दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, वही एफएस होगा, लेकिन एक माइनस साइन लग जाएगा। और माइनस साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन डिनोट्स दैट वर्क डन इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये थी, अगर हम कोई भी काम करते हैं विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो हमें वर्क डन का क्या फॉर्मूला मिलेगा। तो ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इसके यूनिट्स पे। अब वर्क के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसका यूनिट्स को तो जानना जरूरी है। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जो एसआई यूनिट होता है उसे बोला, वो है जूल, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल जे से। और 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एस, एफ मतलब न्यूटन, 1 न्यूटन इंटू एस मतलब डिस्टेंस, तो 1 मीटर। तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, इसका सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। अर्ग क्या होता है, डाइन इंटू सेंटीमीटर, मतलब सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इंटू सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो 1 अर्ग इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कुछ बड़े बड़े यूनिट्स भी हैं, बिगर यूनिट्स भी हैं, जो कि कुछ ऐसे हैं। 1 केजे मतलब किलो जूल, 1 किलो जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 3 जूल। 1 mj माइकल जैक्सन नहीं, मेगा जूल इज 10 टू द पावर 6 जूल। और 1 gj मतलब 1 गीगा जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 जूल। ये चीजें आपको इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया ताकि जब आप क्वेश्चंस करो और आपको क्वेश्चंस में ऐसे कुछ इस यूनिट्स में अगर दिए हुए हों, तो आप हमेशा उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके ही करना, जूल में कन्वर्ट करके ही किया जाए। इसीलिए मैंने ये कुछ कन्वर्शन फैक्टर लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन आपको और क्या इंपॉर्टेंट मिल सकता है एग्जाम्स में, एक जूल, वो डिफाइन 1 जूल और डिफाइन 1 अर्ग। अब देखिए काम क्या होता है, हमने पहले ही भी पढ़ चुका है। काम हमारा क्या होता है, अगर हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं इनटू डिस्टेंस, तो 1 जूल काम क्या होगा, अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स पे एक बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस कर पा रहा हूं, तो उसे हमारा वर्क डन बोला जाएगा, या फिर ये बोला जाएगा कि हमने 1 जूल का काम किया। और वैसे ही अर्ग में अगर जाएंगे, अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं एक डाइन का फोर्स दे रहा हूं और एक बॉडी को 1 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर पा रहा हूं, देन मैंने जो काम किया वो 1 अर्ग के बराबर होगा। तो यही दो डिफाइन यहां पे किया गया है, डिफाइन 1 जूल और डिफाइन 1 अर्ग। 1 जूल क्या बोला है, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction। और define 1 erg में क्या बोला है, 1 erg of work is said to be done when a force of 1 dyne displaces a body through a distance of 1 centimeter in its own direction। अब जूल और अर्ग तो पढ़ लिए, मतलब सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट। अब उनके बीच में रिश्ता क्या होगा, तो 1 जूल हमें क्या पता है, 1 जूल क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 न्यूटन हमें पता है कितना है, 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 मीटर इक्वल टू हमें पता है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इधर इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर दूं,
तो क्या बन जाएगा, 1 न्यूटन की जगह पे 10 टू द पावर 5 डाइन आ जाएगा और 1 मीटर की जगह पे 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, या फिर हमें तो पता है बेस अगर सेम है तो पावर को ऐड करना होता है, 5 + 2 7, तो 10 टू द पावर 7 अर्ग, और अर्ग हमें क्या पता है, अर्ग इज इक्वल टू डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो लिखा है, तो ये थे वर्क के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था और लंबा वीडियो जनरली आप लोगों को देखने में थोड़ा बोरिंग भी लगता होगा, तो इसलिए मैंने उधर छोड़ दिया था। तो आज के वीडियो में मैंने ये वर्क के रिलेटेड जो थोड़ा सा बचा था वो मैंने बता दिया है। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा नोट्स, ताकि आप जब एग्जाम के टाइम में पढ़ें तो आपको आसानी से और मतलब आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, अब ये तो बात खत्म हुई वर्क की। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम बात करेंगे वो है पावर। तो चलिए शुरू करते हैं, पावर क्या होता है, देखते हैं पावर क्या होता है और उसके रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। तो बच्चों अभी बात हम शुरू करते हैं पावर की। पावर होता क्या है, देखिए कोई भी चीज में अगर मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं काम कर रहा हूं तो वर्क डन के लिए हमें चाहिए था फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें वर्क डन मिल जाता है। अब वही काम को करने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा होगा, कुछ तो टाइम लग रहा होगा। मान लो मैं अपने एक ये वाला जो बोर्ड है इसको उठा के इधर रखा, तो मुझे कुछ तो टाइम लगा होगा, चाहे वो 1 माइक्रोसेकंड भी क्यों ना हो। तो कोई भी काम करने के लिए हमें टाइम लगता है। अब अगर जो काम कर रहे हैं उसको डिवाइड कर दे, मतलब जितना वर्क डन हमारे पास हम कर रहे हैं, वर्क डन हमें पता है क्या होता है और हम कैसे निकालते हैं वो भी पता है, तो वर्क डन बाय टाइम अगर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। तो पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर बोला जाता है और पावर इक्वल टू W/T, मतलब वर्क डन बाय टाइम होता है। अब पावर हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि क्या वर्क डन भी हमारा स्केलर क्वांटिटी और टाइम का तो कोई वो भी एक स्केलर क्वांटिटी, तो पावर हमारा क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम जो काम कर रहे हैं, या फिर हम छोड़िए कोई भी मशीन कुछ भी काम कर रहा है तो उसका पावर कितना है हम कैसे निकालें, या फिर पहला चीज वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा। तो जो पावर है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला क्या, वो हम कितना वर्क करवा रहे हैं उस मशीन से, दूसरा उस काम को करने, उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए हो रहा है। तो ये 2 चीजें हैं जिस पे पावर हमारा डिपेंड करता है। तो पावर स्पेंट इज डिपेंड ऑन वर्क डन बाय सोर्स और टाइम टेकन बाय सोर्स टू कंप्लीट द वर्क, ये दोनों है। अब यहां पे हम और एक फॉर्मूला जो हम डिराइव करेंगे उस पे आ जाते हैं, ये नोट में आप लिख लेना। देखिए फोर्स जब हम देते हैं, ठीक है, अब जब हम फोर्स देते हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है और एक पर्टिकुलर टाइम के अंतर्गत वो होता है, ठीक है। तो हमें पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पावर भी पता है, पावर क्या होता है, W/T, वर्क डन बाय टाइम। तो मैं पावर के जगह पे पावर बोल रहा हूं, वर्क डन की जगह पे अगर F इंटू एस डाल दूं तो हमें क्या मिलेगा, F इंटू S/T। अब S/T जो है वो हमें एवरेज स्पीड बोल सकते हैं या फिर एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो उसको S/T, उसको हमने एवरेज स्पीड बोल दिया, उसको V नाम दे दिया। तो F इंटू ये हमारा जो फॉर्मूला बना, क्या बना, F इंटू V। तो पावर का और एक भी फॉर्मूला हमारे पास आ गया जो कि है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो हम इसको क्या बोलते हैं, और ये जो वेलोसिटी है ये या फिर जो स्पीड है वो क्या है, हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है। अब उसके यूनिट्स पे आते हैं, क्या यूनिट्स है इसके। जो SI सिस्टम में इसका यूनिट क्या है, वॉट। वो किसी का वॉट लगाना नहीं, जो बल्ब में जो वॉट आता है ना वही वॉट, और उसको डिनोट किया जाता है W से। और CGS यूनिट क्या है, अर्ग पर सेकंड है। तो 1 वॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर 1 सेकंड, मतलब 1 जूल काम 1 सेकंड पे क्या जो गया। तो इसको मैंने जगह नहीं हुआ तो मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो इस साइड को थोड़ा मिटा के मैं इसको डिफाइन हम कर लेंगे। तो
अगर मैं 1 जूल ऑफ वर्क करता हूं 1 सेकेंड में तो उसे बोला जाता है 1 वाट, जो कि क्वेश्चन में आपको लगभग पूछता भी है, व्हाट इज डिफाइन 1 वाट। ये सारे जो डिफाइन वाले टर्म्स होते हैं ना जो हर यूनिट्स के, उसको थोड़ा याद रख लेना क्योंकि एग्जाम्स में ये सब पूछे जाते हैं। उसके कुछ बिगर यूनिट्स हैं क्या, 1 किलोवाट इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट किलो, और 1 गीगावाट इक्वल टू 10 टू द पावर 9 वाट, और 1 मेगावाट इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट। और कुछ छोटे यूनिट्स भी हैं जो स्मॉलर यूनिट्स है, क्या है, 1 मिलीवाट इक्वल टू 10 टू द पावर -3। ये जो स्मॉल एम जहां पे लिखा होगा वो मिली है, और जहां पे कैपिटल एम लिखा होगा वो मेगा है, ये ध्यान रखना। और ये वाला क्या है, म्यू, 1 म्यू वाट मतलब माइक्रोवाट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोवाट। 1 माइक्रोवाट किसके बराबर है, 10 टू द पावर -6 वाट के बराबर है। और अगर हम एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट पावर का रिलेशन उनके बीच निकालें तो क्या होता है, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग पर सेकेंड। तो अभी हम क्या करते हैं, ये साइड थोड़ा मैं मिटा देता हूं, या फिर ये नीचे वाला पोर्शन कहीं पे मिटा देता हूं ताकि हम डिफाइन कर लें कि एक वाट क्या होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कि डिफाइन 1 वाट, तो आप क्या लिखोगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, then the power is defined as 1 watt। तो ये था हमारा डिफाइन या फिर 1 वाट का डेफिनेशन। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे बिगर यूनिट्स देखे ना, यहाँ पे और एक यूनिट भी यूज होता है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप लोग यूज भी करोगे, लेकिन आप लोग अगर आपको गाड़ी वाड़ी का शौक होगा, कार वार, रेसिंग कार, वहां पे हम हॉर्स पावर का जिक्र करते हैं। हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है, वो भी एक यूनिट है जो पावर का। तो 1 हॉर्स पावर क्या होता है, ये भी एक चीज है, 1 HP इसको डिनोट किया जाता है। और क्या होता है ये 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर हमारा 746 वाट के बराबर है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0.746 किलोवाट के बराबर। ये एक हॉर्स पावर, ये एक चीज है हॉर्स पावर, जो कहां पे यूज होता है, मेनली यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब अगर आप मशीन्स वगैरह कुछ पढ़ोगे, मशीन्स के बारे में जानोगे, तो वहां पे जो पावर होता है वो HP में पढ़ाया जाता है और यूज किया जाता है। तो ये था पावर के रिलेटेड कुछ जानकारी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चंस देखेंगे न्यूमेरिकल्स, जनरली न्यूमेरिकल्स देखेंगे जहां पे आप लोगों को दिक्कत होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी दिक्कत है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं अपने गलती को सुधार सकूं। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जमकर पढ़ाई कीजिए और अपना फिजिक्स और मैथ्स का कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर कीजिए। तो और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।